अभी पूरी रात पड़ी है और सोच लो, हो सकता है कल तक तुम सही फैसला करने के काबिल हो जाओ। अगर हाँ में हुआ तो मुझे बता देना, वरना सीधा मालिक के पास चले आना। एबा की बातें सुनकर अयाना के कान साएं साएं करने लगे। अब इसे समझ में आया कि जो कुछ इसका वजदान कह रहा था वो बिल्कुल सही था। इसे अब अपने मालिक टिम्बा की नजरें याद आई। इसे अब समझ में आया कि वो हमेशा इसे जिन नजरों से देखता आया है वो इसे अजीब क्यों लगती थी। इसकी नीयत खराब थी। स्याह रंगत पर इसकी मोटी मोटी आंखें जिनमें हर वक्त नशे की सुर्खी तैरती रहती, वो इसकी जानिब निगरान रहती। वो परेशान हो गई कि अब क्या करेंगे। कोजू ने अगरचे इसको बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या वो इस हद तक जाएगा जिसका इशारा एबा ने किया है। इसने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया और अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश। बड़ी हिम्मत के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई घर में दाखिल हुई तो सामने ही कोजू बरामदे में 24 सतून से टेक लगाकर खामोशी से फिजा में घूर रहा था और वो अंदर दाखिल होकर बावर्ची खाने में गई और सब्जियां धोने के लिए बांस की टोकरी में डाल दी। कुछ देर वहां खड़ी ना जाने क्या सोचती रही, फिर कुछ सोचकर बाहर निकली और कोजू के पीछे इसी 24 सतून के सहारे बैठ गई। अब उसके कान मुंतजिर थे कि कोजू इससे क्या कहता है। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, रश बहुत बढ़ गया था। वापसी तक वो थकन से चूर चूर हो चुकी थी। दरवाजे पर रुककर इसने पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर आग बबूला हो गई। लाउंज के सोफे पर बॉबी बैठा हुआ था। इसके बराबर बीनी इसके बहुत नज़दीक सुकड़ा सहमा बैठा हुआ था। बॉबी के हाथ में शराब का गिलास था और वह बीनी को ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था। सामने टेबल पर बोतल पड़ी थी जो आधी से ज़्यादा खाली थी। इसका मतलब था कि वो बड़ी देर से शराब नोशी में मशगूल था। ये सब देखकर नैन्सी के तन बदन में आग लग गई। वो चील की तरह दौड़ी और इसने बॉबी को धक्का देते हुए बीनी को गोद में उठा लिया और भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने बीनी को ज़ोर ज़ोर से अपने सीने से लगाकर बींच रखा था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बंद दरवाजे के पीछे बॉबी के बहके हुए कहकहे सुनाई दे रहे थे। ना जाने कब तक इसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। वो दरवाजे से टेक लगाए बड़ी देर तक सहमे हुए बीनी को गले से लगाकर थपकते हुए तसल्लियां देने की कोशिश करती रही और इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज इसके जहन और दिल पर धमाके की तरह गूंजी। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। दरवाजे से पीठ हटाकर वो इस बंद दरवाजे को देखने लगी जिसके पीछे वो शैतान था जिसने अपनी नजर की गंदगी छुपाने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। 2-3 दस्तक के जवाब में जब वो खामोशी रही तो वो बहकी बहकी हंसी हंसा। कब तक स्वीटी, कब तक दूर रह पाओगे मुझसे? बॉबी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है स्वीट हार्ट। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से वरना अंकल आंटी से शिकायत कर दूंगी। अंकल आंटी? वो बेचारे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? इनके मुंह पर तकिया रखकर मैं इन्हें चंद मिनटों में ऊपर पहुंचा सकता हूँ। वो तो मैं जब बिल्कुल कंगाल हो जाता हूँ तो वो बेचारे मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, इसलिए उनके पास आ जाता हूँ, फिर चला भी जाता हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो इनके पाँव में तुम्हारे जैसा खजाना देखकर मैं यहाँ मुस्तकिल पड़ाव का इरादा कर लिया है। तुम कब तक इस कमरे में कैद रहोगी? वो हा हा करके ज़ोर से हंसा, फिर बेढंगे अंदाज में एक बेहुदा सा गाना गाते हुए वापस शायद सोफे की तरफ चला गया और नैन्सी के लिए बहुत बड़े सवाल छोड़ गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो अब कहाँ जाए। इसी फिक्र में मुबतला वो बीनी को साथ अपने बिस्तर पर लिटाकर खुद यही सोचते सोचते सो गई। इसकी आंख खुली तो बाहर से अंकल आंटी के साथ साथ मनहूस बॉबी की आवाज़ें भी आ रही थी। किसी बात पर बहस चल रही थी। वो उठी तो बीनी भी उठ बैठा। दोनों भूखे थे। वो इसे लेकर बाहर निकली। लो अंकल, आए हैं तुम्हारे चूहे अपने बिल से बाहर। पूछ लो अपनी लाडली से कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। क्या बात है नैन्सी, तुम दोनों इतने बेवकत कैसे सो रहे थे? अंकल ने सवाल किया तो उसने गौर से बॉबी की तरफ देखा। वो अपनी आंखों में एक तंबीह, एक वार्निंग लिए से देख रहा था। अंकल, मैं ज़रा बीनी को कुछ खाने को दे दूं, अभी आकर बात करती हूँ। कुछ देर में वो हाथ में खाने की प्लेट और बीनी के लिए सीरियल लेकर किचन से बाहर आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। अंकल, आप लोग कहीं गए हुए थे? कोई ज़रूरी काम था? हाँ, हमें बैंक तक जाना पड़ा, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी खरीदना थी इसलिए जाना पड़ा। हम बॉबी को कहकर गए थे कि बीनी को स्कूल से लेकर आने के लिए। ये कह रहा है कि वो वक्त पर बीनी को स्कूल से ले आया था। तुम बताओ सब ठीक है ना? अंकल ने पूछा। जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये जहमत देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कल से मैं खुद बीनी को पिक कर लूँगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है। इसने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। तो तुम 3 बजे छुट्टी करोगी बीनी को लेने के लिए? आंटी ने कुछ मशकूक होकर पूछा। जी आंटी, ये ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही उठाना चाहिए, इसने संजीदगी से कहा। तो बॉबी से देखकर हल्के से हंसा। रहना तो तुम्हें यही है अंकल आंटी के घर में, क्या ये ज़रूरी है? इसने मानी है अंदाज में पूछा। इस बारे में भी सोचूंगी। बॉबी बकवास बंद करो, ये घर मेरा है, मैं ही इसका फैसला करूंगा कि यहाँ किसको रहना है और किसको जाना है। तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी, अब बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊँगा।
इतनी जल्दी भी क्या है? इसने बेहूदगी से हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और नैन्सी की तरफ आंख दबाते हुए हंसा। नैन्सी को सख्त कराहत महसूस हुई। वो अपने खाने की प्लेट और बीनी का बाउल उठाए इससे साथ आने का इशारा करती हुई अपने कमरे की तरफ आई और दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के पीछे इसे इसका मकरू कहकहा सुनाई दिया तो इसकी आंखों में नमी आ गई। आर्थर, मेरी मोहब्बत को मेरा जुर्म बनाकर तुम कितनी बड़ी सजा दे गए हो। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक छोटे बच्चे के साथ बेआसरा होकर कैसे जीऊंगी। मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा दिल, मेरी ज़ात का भरम सब कुछ लूट कर ले गए हो। वो रो पड़ी। इसे सब कुछ याद आ रहा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। बाप का बड़ा मेंशन नुमा घर था। इसके साथ रात चलते हुए बड़े बड़े स्टोर्स, बहुत दौलतमंद था। आर्थर उसे एक बीच क्लब में मिला था। वो इस क्लब के बार रूम में डांस इंस्ट्रक्टर था और वहाँ डांस के प्रोग्राम पेश करता था। फारिग वक्त में डांस सिखाता भी था। नैन्सी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ वहाँ छुट्टियां मनाने गई। वो सब इस क्लब के नज़दीक ही ठहरे हुए थे। वहाँ इसने आर्थर की डांस परफॉर्मेंस देखी और इस पर मन मिटी। वो था ही इतना वजीह और खूबसूरत कि नैन्सी को लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा और प्यारा कोई नहीं। ज़्यादा वक्त इसके नज़दीक रहने के लिए इसने इसके डांस की क्लास ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। इसके साथियों ने इस पर सख्त एहतजाज भी किया मगर वो अब दिल का कहा मान नहीं थी। और अगले दिन जब वो उसे डांस सिखाते हुए अपनी बाहों में लेकर डांस के मुख्तलिफ स्टेप्स सिखा रहा था तो वो एक नशे की सी कैफियत महसूस कर रही। स्टेप्स पर तो इसे क्या तवज्जो देनी थी, वो तो इसके कुर्ब और उसके वजूद से फूटने वाली खुशबू से मसहूर होकर बेखुद हो रही थी। ये बात शायद आर्थर ने भी महसूस कर ली कि वो नाजुक एहसासात की मालिक एक हसीन और दिलरुबा सी लड़की है जो इससे मुतासिर हो गई है। इसे ये अच्छा लगा और ये भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और मुलाकातें बढ़ने लगी। और तब आर्थर को ये मालूम हुआ कि ये तो अपनी ज़ात में ही माला माल है। वैसे भी सोने की चिड़िया है, यानी मुकम्मल पैकेज है लाइफ टाइम के लिए। तो बस इसने नैन्सी की दीवानावार मोहब्बत को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाया। इसके बाप की नापसंदीदगी के बावजूद इसने शादी कर डाली। इसकी दुनिया ही बदल गई। कीमती विला में रिहाइश, महंगी गाड़ियों में घूमना, दौलत की फरावानी और बेपनाह आसाइशें। वो अपने निजी जहाज़ में यूनान के बेइंतहा खूबसूरत जजीरे में हनीमून मनाकर आई तो आर्थर को अंदाज़ा हुआ कि दौलत क्या क्या जलवे दिखाती है। इसका कुछ अरसा पहले तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज इसकी दस्तरस में वो आ गया था, वो भी सिर्फ नैन्सी के तोफैल। वो इसका गुरोविदा हो गया। इसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी नैन्सी इसके कहने से पहले पूरी कर देती। बुराई का आगाज़ इस वक्त हुआ जब नैन्सी के बाप का एक हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। वो इस सदमे के ज़ेरे असर होने की वजह से बाप के कारोबार के बारे में कुछ सोचने के काबिल नहीं थी। आर्थर ने इसकी दिलदारी के लिए सहूलत फराहम की कि इसका कारोबार खुद संभालना शुरू कर दिया। नैन्सी को पहले इसके बाप की मौत ने और फिर बेंसन की पैदाइश ने इस तरफ तवज्जो देने ही नहीं दी। वो इस पर दिलो जान से इत्मीनान करती थी, इसलिए कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ अरसे के बाद इसके सामने आया। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सिर्फ हाथ में लिए वो बड़ी देर तक अपने आप को संभालने की कोशिशें करती रही। फिर वो रसीदें निकाल कर इस दराज को इस तरह ताला लगाया। बारी बारी कदम रखती हुई अपनी बेडरूम में आ गई तो वो कमरा इन्हें बड़ा अजनबी सा लगा। खुला खुला, रोशन और सजा बना वो बेडरूम जहां इनका बड़ा दिल लगता था, आज इसकी फिजा में बू घुलती हुई महसूस हो रही थी। सलमान वाली बेड की साइड को कुछ देर देखती रही, फिर ना जाने क्या सोचकर इसकी दराजों को खोल खोल कर देखने लगी। सबसे निचली दराज के बिल्कुल आखिर में इन्हें एक फ्रेंडशिप का बैंड नजर आ गया, एक आर्टिफिशियल अंगूठी और एक छोटा सा हेयर क्लिप भी मिला। वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पहचान गई। ये सब चीज़ें उन्होंने रोजी को पहने हुए देखा था। वो जंजला गई। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मेरी नाक के नीचे ये सारा खेल खेला जा रहा था और मुझे खबर भी नहीं। तब भी मैं खुले लफ्ज़ों में इसको टोक नहीं सकी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर मैं जोनी की किसी तरह से भी हौसला छिपने की कोशिश करूं तो वो तीनों एक साथ मिलकर मुझे शक्की मिजाज साबित कर देते हैं। सब मुझे ही गलत समझते हैं। उन्होंने झंझला कर दराज बंद की और वहां से बाहर निकल आई। दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई टेरेस से निकल आई। रॉकिंग चेयर पर बैठकर सांस दुरुस्त करने की कोशिश की। थोड़ी देर में धूप उनके ऊपर आ गई और इन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो इसी तरह सता हुआ चेहरा लिए साकित बैठी रही। इस वक्त सारा यूनिवर्सिटी से आ गई। उसे शायद भूख लगी थी। वो सीधी किचन में गई। इसे तवक्को थी कि मामा वहीं होंगी क्योंकि इस वक्त रोज़ाना वो वहीं होती थी, लेकिन वो नज़र नहीं आई तो इसने आवाज़ दी जिसे वो बिल्कुल ही नहीं सुन सकी। वो इन्हें ढूंढती हुई टेरेस में आई तो हैरान हो गई। गर्मी का मौसम था और इसकी मामा इस तेज़ धूप में रॉकिंग चेयर पर बेहिस्सो हरकत बैठी हुई थी। इसने घबराकर इन्हें पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो वो और परेशान हो गई। इसने इन्हें झंझूटा, मामा क्या हुआ है, आप यहाँ धूप में क्यों बैठी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, उठें अंदर चलें। वो इन्हें कंधों से पकड़कर अंदर लाई, सोफे पर बिठाया और दौड़कर पानी लेकर आई। उनके मुंह से लगाया लेकिन उन्होंने मुंह खोला ही नहीं। मामा क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। वो रेहान सी होकर माँ से लिपटने लगी और रोने लगी तो उन्होंने पलट कर
इसे बेहिसी से देखा और हाथ में पकड़ी हुई रसीदें इसकी तरफ बढ़ा दी। फिर उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। ये क्या है मामा? इसने हैरान होकर रसीदों को देखा। वो इसके पापा के क्रेडिट कार्ड की रसीदें थी, जिनसे एक एक वक्त में हज़ारों की खरीदारी की गई थी। ज़्यादातर लेडीज़ ड्रेसेस थे, कुछ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स भी थी, और एक 5 स्टार होटल के कमरों की बुकिंग भी कराई गई थी। पापा ने ये सब शॉपिंग किसको करवाई है? ना तो मामा को कुछ दिलाया है, ना ही मेरे लिए कोई ऐसी शॉपिंग की है। तो फिर तो क्या? इसका अपना ये सवाल उसके लिए बहुत धमाका है इसका। वो बड़े बारीदी से रवाना हुई, किम को डॉक्टर को दिखाया, फिर इसकी दवाई ली, कुछ खरीदारी करना थी वो की और वापस घर को आ गई। आज इसे घर जाते हुए ये लग रहा था कि वो खुद अपने जिंदान की तरफ जा रही है, जहाँ एक फांसी का फंदा इसका इंतजार कर रहा है, मगर कोई और जाए बना नहीं थी। जाती तो कहाँ जाती? घर में भी जाकर वो कितनी ही देर पार्किंग में स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे गाड़ी में ही बैठी सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो किसी भी सूरत अपने शोहर डांग के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। ये फैसला करके वो गाड़ी से निकली। किम सो गया था, इसलिए इसे गोद में उठाना पड़ा। इसे लेकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो डांग अभी तक सो रहा था। इसके हराटे बाहर लॉन्ज में भी सुनाई दे रहे थे। किम को सोफे पर लेटाकर वो सौदा उठाकर किचन में गई। डांग के उठने से पहले इसे खाना बनाना होता था। इसने फौरन ही अपना काम शुरू कर दिया। अपना काम खत्म करके वो किचन से बाहर आई तो डांग भी उठ गया। फिर खाना खाकर वो तो चला गया, लेकिन इसने अपने ज़रूरी कागजात देखे और जमा करने के लिए बेडरूम का रुख किया। पासपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे ही दूसरे ज़रूरी कागजात के अलावा जितनी रकम थी वो भी एक लिफाफे में डालकर एक महफूज जगह पर रख दी। चेकबुक उठाकर पर्स में डाली ताकि कल बैंक जाकर अपनी जितनी जमा पूंजी हो वो निकाल सके। वो अपनी तैयारी पूरी रखना चाहती थी कि जिस वक्त भी शी जिन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले तो वो फौरी तौर पर निकल सके, फिर रुकावट इसकी राह में दीवार न बने। अगले दिन वो किम को स्कूल से लेने जा रही थी कि हिलाफे तवक्को डांग उठकर कमरे से बाहर आ गया। वो भी बना ठना, अपना बेहतरीन सूट पहने, बाल जेल के जरिए सेट किए हुए, परफ्यूम से महकता हुआ और कुछ गुनगुना भी रहा था। वो रुक कर हैरत से इसे देखती रही। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? इसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो इस वक्त गहरी नींद सोए हुए होते हो, आज इतनी जल्दी क्यों उठ के तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? जाय ने सवाल किया। आज मैं एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ, ऐसी डील के इसके डन होने के बाद हम सब की ज़िंदगी बदल जाएगी। हम ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाएंगे। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। इसने आगे बढ़कर जाय को अपने हाथों में उठाया और घुमाकर दोबारा खड़ा कर दिया। उसे चूमा और खुशी में सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया। जाय बहुत परेशान हो गई। जो खतरा इसे दूर नज़र आ रहा था, लग रहा था कि बहुत नज़दीक आ गया है। इसे शी जिन से बात करना थी। वो वहीं खड़े खड़े शी जिन के नंबर मिलाने लगी। कई बार नंबर मिलाने के बावजूद ना मिल सका तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। इसने सोच लिया कि शी जिन की तरफ से मना करने के बावजूद वो अपने बाप वाले घर की तरफ जाएगी। उसकी गाड़ी पहचान कर वो यकीनन आ जाएगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर शी जिन का नंबर आ गया। मैं कितनी देर से फ़ोन मिला रही थी, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ। डोंग अभी भी घर से बाहर निकला है और बता कर गया है वो एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने जा रहा है। इतनी बड़ी डील के हमारे दिन बदल जाएंगे। मुझे डर लग रहा है शी जिन, कहीं वो मेरे बाप के दुश्मनों से मेरा सौदा ही करने नहीं गया। वो बहुत शातिर है जाए, तुम्हारे बाप के दुश्मनों ने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, उनके लिए तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। इस डोंग ने खुद उन लोगों से राह रस्म बढ़ाई और डॉन को तुम्हारे बारे में इस कदर नमक मिर्च लगाकर सुनाया ताकि ज़रूरत ना होने के बावजूद वो दुश्मन की खूबसूरत बेटी को माले गनीमत की तरह हासिल करे और उसे ट्रॉफी की तरह अपने बेड पर सजा कर रखे। और इसके बदले वो साहिल पर वाक़े 3rd क्लास किस्म के चंद बार्स और क्लब हासिल करना चाहता है। शायद वो यही सौदा फाइनल करने गया होगा, मैं पता करता हूँ। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात, कल तुम 9 बजे तक रैम्बो आइसक्रीम पार्लर में आ सकती हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये शख्स तुम्हें इस जहन्नम से निकाल दे, लेकिन ये बात मिलकर ही मालूम होगी। आ जाओगी? हाँ, मैं किम को स्कूल छोड़कर वहाँ आ जाऊँगी। तुम होगे ना? हाँ, फिर ठीक है, कल मुलाकात होती है।